नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज जुड़ी हुई है। आप सबके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। बहुत से लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी एप्स यूज कर रहे हैं। इन सबके साथ टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है और जितनी तरह के पासवर्ड्स आपके बढ़ गए हैं, उन्हें याद रखना, उनको मेंटेन रखना, इन सब चीजों के साथ बढ़ गया है डर ऑनलाइन फ्रॉड होने का। आप में से बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा। एक आम आदमी के साथ पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि बैंकिंग एप्लीकेशंस को हैक कर लिया जाए, उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। ये डर तो आम बना ही हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 25 टिप्स देने वाले हैं। इनमें से बहुत से टिप्स आपको मालूम भी होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो आपको मालूम नहीं होंगे या जिन पर कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं होगा। इन 25 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 99% चांस खत्म हो जाता है कि आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो। 1% चांस इसलिए बचता है क्योंकि फिर भी हर चीज की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन 99.9% आपके साथ इसके बाद कोई फ्रॉड नहीं होगा, बशर्ते आप इन टिप्स को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज योर पासवर्ड्स पीरियडिकली। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं रेगुलरली। जब तक हम पासवर्ड चला रहे हैं, जब तक के बैंकिंग एप्लीकेशन जो एक 90 डेज पर, कोई 120 डेज पर मैंडेटरी आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं कहती है, उसके बगैर वो आगे चलती नहीं है ऐप, तब तक हम पासवर्ड चेंज करते ही नहीं है। और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी एप्स का तो शायद आप में से कई लोगों का 2-2 साल पुराना पासवर्ड चल रहा होगा। लेकिन ये सबसे गलत आदत है। जब भी आपको समय मिले, ये नहीं कि हर रोज चेंज करना है, जब भी आपको 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में आपको समय मिले, लगभग 1.5-2 महीने के अंदर तो एक बार पासवर्ड आपका चेंज हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। दोस्तों, हम लोग पासवर्ड ऐसे बना लेते हैं जो हमें आसानी से याद रहें, लेकिन याद रखिएगा, जो पासवर्ड आपको आसानी से याद रहता है वो कोई हैकर आसानी से गैस भी कर सकता है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, आपके हाउस नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, कोई एक्टिवा का नंबर, इस तरह के पासवर्ड बहुत कॉमन, बहुत इजी पासवर्ड होते हैं। आपके बच्चों का नाम के साथ पासवर्ड जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अलग अलग साइट्स के लिए पासवर्ड अलग होना चाहिए। आपने जो पासवर्ड पेटीएम का बना दिया वो अपने बैंकिंग ऐप का बना दिया, वही अमेज़न का बना दिया, इस तरह से नहीं। हर साइट का पासवर्ड बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। अगर कोई एक साइट का पासवर्ड आपका हैक हो भी जाता है तो सेम पासवर्ड से गैसवर्क लेकर या उसको अप्लाई करके किसी दूसरी साइट को, किसी दूसरे आपकी ऐप को वो हैक ना कर पाए। पासवर्ड लेंथी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए जिसे आप याद रख पाएं। इसके लिए पैटर्न होता है, एक पासवर्ड याद रखने के भी तरीके हैं, उसको बनाने के भी टिप्स हैं। इसके बारे में वीडियो हम अगले 3 दिन में अपलोड करेंगे। तो इस तरह के टिप्स को फॉलो करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जरूरी है कि पासवर्ड आपका हर साइट का अलग अलग और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, किसी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर या किसी और ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक पब्लिक कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। पब्लिक कंप्यूटर मीन्स साइबर कैफे पे जाके आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। साइबर कैफे में पॉसिबिलिटीज हैं कि की लॉगर्स लगे होते हैं। की लॉगर्स एक ऐसा सिस्टम है जो पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेता है, जो की आपने पहले प्रेस की, उसके बाद सेकंड की कौन सी प्रेस की, थर्ड की कौन सी प्रेस की, तो वो पूरा पैटर्न, जो भी काम आपने उस साइट पर किया, जो भी जितनी देर आपने उस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, उसका सारा जो डाटा है वो रिकॉर्ड हो जाता है एक डिवाइस के अंदर। इसे कहते हैं की लॉगर्स। सभी साइबर कैफेज पर ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर पर नहीं होता होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि इस तरह के कोई की लॉगर्स लगे हुए हों। इसलिए जहां भी आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी हो या बैंकिंग साइट्स को ऑपरेट करना हो, वहां पर पब्लिक कंप्यूटर को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जहां तक मुमकिन हो किसी फ्रेंड के कंप्यूटर को भी इस्तेमाल ना करें, और अगर कभी करना पड़ता है तो याद से उस साइट में से लॉग आउट करना ना। पॉइंट नंबर 4,
अवॉइड अननोन कॉल्स। दोस्तों हमें सबको कोई ना कोई कॉल्स आती रहती हैं, लोन देने के रिगार्डिंग है, कोई आपकी कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है, बहुत सारे कॉल्स आपको आते रहते हैं और हम कई बार अननेसेसरीली उन कॉल्स के अंदर उलझ जाते हैं। उन लोगों को इतना ट्रिक होता है, चाहे तो वो कोई लालच देकर, चाहे वो अपनी मीठी मीठी बातों से आपको बातों में उलझा लेते हैं या कोई डरावा देते हैं आपको कि आपका बैंक अकाउंट इसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा, आपका पेटीएम क्लोज कर दिया जाएगा, अगर आपने ये डाटा इस वक्त हमें अपडेट नहीं किया, ये चीज हमें नहीं बताई तो आपका चार्जेस पड़ेंगे एटीएम कार्ड के, आपको कुछ भी तरह तरह से। लेकिन कभी भी इस तरह की किसी कॉल को एंटरटेन नहीं कीजिए जब तक 100% आप श्योर ना हो कि यह कॉल वाकई किसी अथॉरिटी से। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस मेल्स। तरह तरह की ईमेल आपको आती रहती हैं, बहुत तरह की ईमेल आती हैं और ईमेल वो क्यों आती हैं? जब भी आपने कोई गूगल सर्च किया, जिस भी तरह का आप गूगल सर्च कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कोई पॉलिसी है, तो उस तरह की ईमेल्स ऑटोमेटिकली आपको आने लगती हैं। जो साइट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करने लगते हैं। लेकिन किसी भी इस तरह की ईमेल को क्लिक नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपको उसका सोर्स पता ना हो। और ईमेल के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है तो उस पर तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। उस पर क्लिक करने मात्र से आपके जो मोबाइल का डाटा है काफी हद तक उस साइट को चला जाता। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स। इस तरह के जो लिंक हैं कई बार आपको एसएमएस के थ्रू भी आते हैं और आजकल देखने में आया कि व्हाट्सएप भी आने लगे हैं। कहां से वो लोग आपका नंबर अरेंज करते हैं, कहां से नाम आपका वो पता करते हैं, इन सब चीजों में यहां नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन आपका नाम वहां लिखा है, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखा हो, ये सब डाटाज वो कलेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। कहीं आपने किसी साइट पर अपना पूरा परिचय दिया है, वहां से एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोग यकीन कर लेते हैं कि ये कोई जेन्युइन मैसेज है जिसे हमारा नाम, एड्रेस सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। तो किसी एसएमएस के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इस नंबर पर कॉल करिए या यहां पर क्लिक करिए और आपको आगे ये एक्शन करना है, आपको इतने रुपए मिलेंगे, या आप यहां आगे क्लिक करके इसकी डिटेल्स जान सकते हैं, तो ऐसे किसी भी लिंक पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं। पॉइंट नंबर 7, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट साइट्स। दोस्तों आजकल हर तरह की साइट्स का डुप्लीकेट भी बना हुआ है, ये तो खुद मेरे साथ भी हो चुका है। Amazon के ऊपर मैं एक मोबाइल अपने लिए सर्च कर रहा था, वो जरूरत से ज्यादा सस्ता वहां पर शो हो रहा था। हम लगभग पेमेंट करने की कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन सडनली हमें कुछ महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि ये इतना सस्ता आखिर क्यों मिल रहा है। Amazon की साइट क्या ये जेन्युइन है? और जब हमने पूरी पड़ताल की तो वो Amazon की कोई डुप्लीकेट साइट थी। अगर हमने फाइनली उस लिंक पर क्लिक कर दिया होता तो पॉसिबल है कि हमारे बैंक से अमाउंट निकल जाता और हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो आने वाला था ही नहीं, और पॉसिबल है पूरे का पूरा बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता। तो कोई भी एक्शन करने से पहले सबसे पहले किसी साइट की ऑथेंटिकेशन चेक कीजिए, वाकई वो जेन्युइन है। और इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि HTTPS, अगर कोई साइट का नाम यहां से शुरू होता है तो वो सिक्योर है। HTTPS, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। कहीं पर अगर है HTTP, वहां पर S अगर साथ में नहीं है तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक फेक साइट है, लेकिन काफी चांस बढ़ जाते हैं कि वो साइट फेक है। HTTPS होने से 100% श्योर नहीं होता कि वो फेक नहीं है, लेकिन संभावनाएं दोनों तरफ है। अगर S लिखा हुआ है साथ में तो साइट के फेक होने के चांस बहुत कम है, और अगर सिर्फ HTTP लिखा हुआ है तो साइट के फेक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। पॉइंट नंबर 8, डू नॉट शेयर OTP। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, OTP तो हमें कभी ना कभी शेयर करना पड़ता है। हो सकता है हम किसी फ्रेंड के लिए OTP शेयर कर रहे हैं, हमारे पास HDFC का कार्ड है, मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि HDFC के कार्ड से मुझे डिस्काउंट मिल रहा है और मेरे लिए ये पेमेंट कर दे। वो अपने सिस्टम से पेमेंट कर रहा है, मैंने उसको अपने क्रेडेंशियल्स दे दिए, लेकिन OTP तो मेरे पास आएगा और मुझे उसको OTP देना भी पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों को काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप अपना लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड या कोई OTP दे रहे हैं तो सबसे पहले ये नोट करिए कि उसको SMS के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजना, कभी भी नहीं भेजना। अगर OTP या कोई पासवर्ड्स बताने भी पड़ते हैं तो वो आप हमेशा फ़ोन करके बताइए। उसके अंदर भी अगर पॉसिबल है, जहां तक मुमकिन हो,
फोन पर भी नहीं बताने चाहिए, सिर्फ आमने सामने बैठकर बताने चाहिए। कभी लिखकर किसी स्लिप पर तो किसी के हाथ भेजने का सोचना भी मत, लेकिन अगर फोन पर अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड करिए। अदरवाइज एसएमएस या व्हाट्सएप तो बिल्कुल नहीं, फोन पर या फिर आमने सामने बैठकर हमेशा ओटीपी या पासवर्ड बताने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, किसी भी किस्म की कॉल हो, किसी भी किस्म का एसएमएस हो, कोई ईमेल हो, कोई लेटर हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कोई किसी बैंक से हो, अमेज़न से हो, फ्लिपकार्ट से हो, किसी स्कूल से हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से हो, कहीं से भी हो, किसी को भी अपना कोई भी ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर आता है, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। ये 101% फेक होता है। जब आपने ओटीपी एक बार दे दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वो पेटीएम से भी कॉल्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखे भी होंगे कि किस तरह के फ्रॉड कॉल्स होते हैं। एक पहला नियम अपने जिंदगी के अंदर बनाना चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन सिक्योर रहना है, कि ओटीपी आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपको 100% सामने वाले पर्सन पर यकीन है और आप पर्सनली उसे जानते हैं। अगर आप उसे जानते नहीं है तो कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए कि यह पर्सन सही लग रहा है। एजम्पशन के आधार पर कभी भी आपने कोई ओटीपी शेयर नहीं करना। नंबर 10, डू नॉट हेल्प। अब दूसरों की हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आपको अपनी सेफ्टी बरकरार रखनी है तो कभी भी हेल्प के तौर पर अपना मोबाइल किसी दूसरे को नहीं देना है। हो सकता है कि जैसे ही आपने मोबाइल दिया, सामने वाले पर्सन ने, अगर वो पर्सन अननोन है, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनको मोबाइल देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है, कोई राह चलता इंसान है, कोई आपके साथ सफर करता हुआ इंसान है कि मैं अपना मोबाइल घर भूल आया हूं, 2 मिनट के लिए मुझे एक कॉल करना है, लेकिन वो कॉल करने के बहाने कुछ और भी कर सकता है, कुछ आपके डाटाज ले सकता है, कुछ ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो एक हैकर है तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर बहुत कुछ कर सकता है। फिर भी अगर आपको सामने वाला पर्सन जेन्युइन लगता है और एक मजबूर इंसान लगता है कि वाकई उसको इस समय मेरे मोबाइल से कॉल करने की जरूरत है, तो अपनी नजरों के सामने वो कॉल करवाइए कि सिर्फ वो एक कॉल कर रहा है और कॉल पे जो वो बात कर रहा है वो 100% आपको क्लियरली सुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, मोबाइल चेंज। मोबाइल चेंज जब भी हम करते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि कोई भी मोबाइल 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता है, उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है या मोबाइल ख़राब हो जाता है, कुछ भी कह लो, लेकिन 3-4 साल से ज़्यादा किसी भी मोबाइल की लाइफ नहीं है। तो ऐसे में जब भी हम मोबाइल चेंज करते हैं, सबसे पहला काम कि हमें फैक्ट्री रीसेट करना है। हमेशा अपना मेमोरी कार्ड निकालकर, सिम कार्ड निकालकर उस मोबाइल को किसी को गिफ्ट करने से पहले, किसी को बेचने से पहले अपना फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करके सारा डाटा उसका खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद भी एक एक्शन बचता है। जिस भी नए मोबाइल को आपने खरीदा है, उसके बाद जब आपने उसमें सिम डाल लिया, सारा सेटअप कर लिया, तो अपनी मेल के अंदर जाकर अपनी मेल आईडी के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि लॉग आउट फ्रॉम ऑल अदर डिवाइसेस। वहां पर क्लिक करना जरूरी है। जितने भी आपके उस मोबाइल के अलावा जो आपने नया खरीदा है, जिसे आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी मोबाइल्स के अंदर कहीं अगर आपका किसी मोबाइल में, किसी कंप्यूटर में आपकी ईमेल के थ्रू कुछ भी चल रहा होगा, वहां सब से वो लॉग आउट हो जाएगा। ये टिप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ईमेल के अंदर जाके लॉग आउट फ्रॉम ऑल अदर डिवाइसेस, ये प्लान इतना लंबा हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। फैक्ट्री डाटा रीसेट करने के बाद भी इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। चेक योर मेल पीरियडिकली। दोस्तों, जब भी अगर आपका कोई अकाउंट हैक होता है, आपके अकाउंट से कोई पैसे निकलते हैं, कोई पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो गूगल आपको एक सिक्योरिटी मैसेज भेजता है आपके ईमेल पर। तो जब भी अगर आप ऐसा कोई सिक्योरिटी मैसेज देखें तो फौरन से पहले सभी ज़रूरी काम छोड़कर पहले कार्रवाई करें अपने पासवर्ड्स चेंज करने की। उस सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें 10 मिनट की भी देरी बहुत महंगी पड़ सकती है। आप सबके पास एटीएम कार्ड होंगे, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास डेबिट कार्ड, और कभी ना कभी चांस बना रहता है कि वो कार्ड कोई आपका गुम भी हो जाए। तो ऐसे में सबसे पहला एक्शन आपका होना चाहिए कि आप ऑनलाइन अपने कार्ड को ब्लॉक करें। ऑनलाइन अगर आप अपने कार्ड को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं तो बैंकिंग ऑफिशियल से डायरेक्ट अप्रोच करके फौरन उस कार्ड को ब्लॉक करवाना चाहिए। उस अकाउंट की सारी एक्टिविटीज को एक बार ब्लॉक करके अपने अकाउंट को सिक्योर किया जा सकता है।
अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो अपने सिम कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए। टिप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हालांकि बहुत सिंपल बात है कि मोबाइल गुम हो गया, लेकिन इग्नोरेंस इतना ज्यादा है। देखा है मैंने लोगों को कि मोबाइल उनका गुम हो जाता है, लेकिन सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह हो जाती है, लेकिन उन्होंने पुलिस रिपोर्ट नहीं की होती है, अपने सिम कार्ड को अभी तक ब्लॉक भी नहीं करवाया होता है। ये छोटी सी लापरवाही देखने में हो सकती है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आपके पूरे का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हालांकि अब आप कहेंगे कि कुछ भी नोट करने की आदत तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जब बात हो पासवर्ड्स की, जब बात हो ट्रांजैक्शन आईडी की, जब बात हो लॉगिन आईडी की, जब बात हो यूजर आईडी की, इस तरह के किसी भी सीक्रेट नंबर को नोट डाउन करना, कॉपी पेन लेकर किसी भी जगह नोट डाउन करना बहुत खतरनाक हो सकता है। पासवर्ड वही होता है जो आपके दिमाग में फिट हो, बिल्कुल भी किसी जगह पर, चाहे अपने मोबाइल के अंदर, चाहे किसी टेक्स्ट बुक के अंदर, चाहे किसी रफ कॉपी पर, किसी डायरी में, पासवर्ड आपके नोट नहीं होने चाहिए। अगर आपको फिर भी डर है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है पासवर्ड भूल ना जाएं और आपने नोट करना है पासवर्ड को, तो पासवर्ड के अंदर आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा लेटर्स या घुमा फिरा कर कोई लेटर कम ज्यादा करके जिसे आप जुबानी याद रख सकते हैं इजीली, उस तरह से पासवर्ड हमेशा नोट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा किसी भी साइट का पासवर्ड मैं बनाता हूं डिफरेंट मूड्स 1 2 3, अगर ये मेरा पासवर्ड है तो मैं डिफरेंट की स्पेलिंग अपने गलत कर दूंगा, DIFRENT मूड्स, या मूड्स के स्पेलिंग MOODS ना करके MUDS। 1 2 3 तो मुझे याद ही है, वो वहां लिखूंगा ही नहीं। कुछ भी ऐसा करके थोड़ा सा पासवर्ड को अपना डिफरेंशिएट करके नोट कर दीजिए कि आपको एक टिप याद आ जाएगा, हिंट मिल जाएगा आपको कि पासवर्ड आपका ये था इस चीज का। लेकिन एक्चुअल में पूरा प्रॉपर पासवर्ड वो क्या है, वो सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जैक्टली एक्यूरेट पासवर्ड या यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी कहीं भी आपको नोट नहीं करने चाहिए। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप बैंकिंग साइट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पहले आपको यूजर आईडी चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, फिर आपको लॉगिन पासवर्ड चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए, उसके बाद आपके पास OTP आता है। ऐसा पेटीएम के अंदर, गूगल पे के अंदर भी होता है कि आपके पास OTP आए, लेकिन कई जगह ऑप्शन भी होता है कि आप अपने रेगुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर OTP जनरेट करना चाहते हैं या वो बिना OTP के ही ट्रांजैक्शंस हो जाएं, ऐसा भी आप अलो कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनाई गई हों उन सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। कभी भी OTP वाले पॉइंट को स्किप करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शन वाले पॉइंट पर आपको क्लिक करके वो ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करना है। हमेशा OTP या जितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बीच में साइट ने आपको अवेलेबल करवा रखी हैं उन सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए। सेट ट्रांजैक्शन लिमिट्स। जब भी आप बैंक से या पेटीएम से कहीं भी कोई पैसा किसी को भेज रहे हैं, उससे पहले जब आप उसको ऑपरेट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आपने ऑपरेट किया होगा, तो उस साइट ने आपसे ज़रूर पूछा होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट्स को सेट कर सकते हैं कि एक दिन में मुझे 10,000 से ज़्यादा किसी को नहीं भेजना है, एक दिन में मुझे 50,000 से ज़्यादा नहीं भेजना है, या वीकली मुझे 2 लाख से ज़्यादा किसी को पेमेंट नहीं जानी है। तो अगर कभी ऐसा होता भी है कि आपके पासवर्ड्स चुरा लिए गए, आपकी साइट को हैक कर लिया, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट आपने सेट कर रखी हैं उससे ज़्यादा अगर वो हैकर पैसा निकालने की उस अकाउंट में से कोशिश करेगा तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने 10,000 की ट्रांजैक्शन लिमिट एक दिन की सेट की हुई है तो एक दिन के अंदर वो हैकर 10,000 से ज़्यादा आपका रुपया नहीं निकाल पाएगा। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। जब भी आप एटीएम को यूज करने जाते हैं, आप अपने आसपास के माहौल के बारे में इग्नोर नहीं रह सकते। आपको हमेशा एक तो एटीएम में अकेले होना चाहिए जब आप एटीएम को यूज कर रहे हैं। अगर कोई साथ आपके पर्सन खड़ा भी है तो आप इसको कह सकते हैं कि आप प्लीज बाहर चले जाइए, मुझे इसमें अपने एटीएम को ऑपरेट करना है। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये आपका हक है। और जब आप एटीएम को ऑपरेट कर रहे हैं उस टाइम पर साइड में कई एटीएम्स के अंदर कर्व्ड मिरर लगे होते हैं, कोई आड़े तिरछे से शीशे आपने शायद देखे होंगे, उसके अंदर आप पीछे अपने ध्यान रख सकते हैं कि क्या कोई बहुत
गहनता से, बहुत बारीकी से आपके उंगलियों को ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है कि आपकी उंगलियां किस पिन पर चल रही हैं, क्या आप टाइप करने वाले हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से चीज़ों को ध्यान रख के आप अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बना सकते हैं। वॉच आउट फॉर स्किमर्स। एटीएम पर जब आप जाते हैं तो एटीएम के अंदर अगर कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, वो एक डिवाइस लगा सकता है जिसे कहते हैं हम स्किमर। स्किमर बिल्कुल आपके जहां पर आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं उसी के ऊपर अटैच किया जाता है, और आप अपनी तरफ से एटीएम कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं, आपने अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की, एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लिया और आप चले गए। लेकिन अगर वहां पर स्किमर लगा हुआ है तो वो पूरी तरह से आपके जो डेटाज हैं उसको स्टोर कर सकता है, उसके बाद अब जो चाहे आपके एटीएम कार्ड से वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर चांस बहुत कम होते हैं। इसमें प्रेफर करना चाहिए कि जो बैंक के बाहर खुद के उनके एटीएम लगे हुए हैं वहां पर आप एटीएम यूज करें तो थोड़ा सिक्योर है। जो ज्यादा रिमोट एरियाज में एटीएम है, जो अक्सर खाली पड़े रहते हैं, कोई आता जाता नहीं है, वहां पर स्किमर लगे होने के चांस ज्यादा होते हैं। टेक योर रिसीट्स। एटीएम यूज करने के बाद जब आपने चाहे तो पैसे जमा करवाए हैं, चाहे आपने पैसे निकाले हैं, चाहे आपने कोई पिन चेंज किया है, कुछ भी एटीएम पर आपने एक्टिविटी की हो, हमें फौरन मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। तो हम उस मैसेज से संतुष्ट होकर के हमारी ट्रांजैक्शन सही सलामत पूरी हो गई और हम बाहर आ जाते हैं। रिसीट यानी रसीद उसमें से कई बार नहीं लेते, ये सबसे बड़ी गलती है। रिसीट अगर वहां निकल रही है, अगर कभी पेपर खत्म है तो सामने लिखा आएगा कि रिसीट कैन नॉट बी जनरेटेड, लेकिन अगर रिसीट आने वाली है तो उसका पेशेंस के साथ वेट करिए। रिसीट पर तो सारे आपके अकाउंट नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, हालांकि पिन या पासवर्ड नहीं लिखा, लेकिन कोई भी डाटा किसी दूसरे अननोन पर्सन के हाथ में अननेसेसरीली क्यों जाना चाहिए। आप अपनी रसीद लेके आए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर आते ही उसे फाड़ कर फेंक दें। इसी तरह से पुराने चेक जो आपके हैं उनको, अगर आपके चेक वेस्ट हैं, चाहे आपने अकाउंट बंद करवा दिया है, चाहे वो चेकबुक आपके काम की नहीं है, आप अपनी चेकबुक को डिस्ट्रॉय करें। हमेशा फाड़ कर फेंकना चाहिए चेक्स को, कभी भी क्रॉस करके नहीं फेंकना है। किसी बेकार चेकबुक को कभी अंदर अलमीरा में नहीं रखना है, फाड़ कर बेकार चेकबुक को डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्योंकि चेकबुक के ऊपर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, माइकर कोड है। किसी भी फ्रॉड करने वाले पर्सन को सिर्फ आपका डाटा चाहिए। अगर आपका डाटा ही उसके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई फ्रॉड कैसे। अब तक ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात, लेकिन जब आप किसी को चेक देते हैं तब भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चेक के काटने के बाद एक तो जहां अमाउंट लिखा हुआ है आपने और जहां नाम लिखा हुआ है वहां पर एक टेप लगा देते हैं। बाजार में इस तरह की टेप स्पेशली मिलती है, तो वो कोई भी आपके अमाउंट किसी भी तरह के स्पेशल पेन से चेंज करे, इस तरह की पॉसिबिलिटी उसके बाद नहीं रहती। अगर आपको किसी को चेक का फोटो भेजना पड़ता है, कई बार होता है कि आपको चेक का फोटो भेजना है और भरे हुए चेक का फोटो भेजना है, तो या तो आप सिग्नेचर करने से पहले उस फोटो को व्हाट्सएप करिए, या फिर जहां पर आपने सिग्नेचर किया है वहां पर अपनी कोई भी फिंगर रखें या उस सिग्नेचर को किसी चीज़ से छुपा कर उसके बाद वो फोटो भेजिए। आपके जो सिग्नेचर हैं, जो बैंकिंग सिग्नेचर है आपका, वो व्हाट्सएप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपका सिग्नेचर कॉपी जल्दी नहीं हो पाएगा। डू नॉट डाउनलोड अननेसेसरी ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर पर हजारों ऐप्स हैं और हम ट्राई करने के लिए बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल करते रहते हैं, अनइंस्टॉल करते रहते हैं, फिर से इंस्टॉल किया किसी ऐप को, फिर से 2 दिन बाद अनइंस्टॉल कर दिया। तो इतना ज़्यादा ट्राई में नहीं पड़ना चाहिए। उनको ऐप्स को जब आप परमिशन देते हैं वो भी बहुत बार रिस्की हो सकता है। हम लोग बिना सोचे समझे लोकेशन का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स का, SMS का, सब कुछ पूरा एक्सेस उस ऐप को दे देते हैं। कई बार तो सिंपल सी गेमिंग ऐप है और उसे हमारा गैलरी का एक्सेस चाहिए, उसे हमारी लोकेशन का एक्सेस चाहिए, तो हम लोग ये सोचते नहीं है कि आखिर इस ऐप को हमारे इस तरह के एक्सेस की क्या ज़रूरत है। बिना कुछ सोचे समझे ऐप्स को परमिशन देना, आपके डाटा रीड करने की परमिशन दे देना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इवन आफ्टर जब आपने वो ऐप अनइंस्टॉल कर दी है उसके बाद भी वो आपके डाटा को रीड कर सकती है, क्योंकि आपने एक बार परमिशन दे दिया है। अगर कोई गलती ऐसी आप कर चुके हैं तो आप अपने ईमेल के अंदर जाइए, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किन किन ऐप्स के पास आपके डाटा का एक्सेस अभी है। वहां पर आपको उसको बंद कर देना चाहिए, अभी से डिनाई कर देना चाहिए ये डाटा एक्सेस, वरना उनके पास लाइफ टाइम रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है
क्योंकि ये दुनिया है। अगर हम अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से फ्रॉड से बचना है, तो फ्रॉड करने वाले ने भी हर रोज नए तरीके कोई ना कोई ढूंढ लेने हैं कि इस तरह से फ्रॉड मैं कर सकता हूं। तो उनका काम है अपना दिमाग लगाना, उनका वो काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है नए नए तरीके खोजना जिससे हम उनके फ्रॉड से बच भी सकें। फिर भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आपके पास आता है मैसेज, किसी तरह के बैंक से आए हुए ऐसे मैसेज को जिसमें पैसा बैंक से निकल गया हो, चाहे वो अमाउंट 10 रुपए की है, चाहे वो अमाउंट 10,000 की है, चाहे वो लाखों रुपए की अमाउंट है। लेकिन जब भी आपके पास मैसेज आता है कि आपके फलां अकाउंट से या फलां पेटीएम अकाउंट से, जो इस तरह की ऐप्स हैं, कहीं से भी पैसा अगर आपको निकलने का मैसेज आता है, फौरन उस पर एक्शन लीजिए, फौरन बैंक को या उस साइट को रिपोर्ट कीजिए, फौरन उस अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए या उसके पासवर्ड्स को चेंज कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, किसी का नॉलेज बढ़ेगा और आपका कुछ नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई तो इसको डिसलाइक का ऑप्शन भी आपको साथ में मिल जाएगा। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।